हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल्स की क्लास 10th। तो आज ये इसकी शिक्षण कौशल की लास्ट क्लास होगी जिसमें हम इसके 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले जीवन कौशल के भी 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। इसके बाद हम 1 वीक के लिए, क्योंकि 23 को यूपी टेट का एग्ज़ाम है, तो 1 वीक के लिए यूपी टेट के कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद 23 जनवरी को एग्ज़ाम होने के बाद फिर से हम 24 जनवरी से यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए ही प्रैक्टिस सेट करेंगे। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे बाल मनोविज्ञान का, जिसमें हम उसके भी 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, तो सबसे ज़्यादा उचित है बच्चों से प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो अगर कोई बालक बहुत ही अति सक्रिय है तो उसे सही निर्देशन की आवश्यकता होती है तथा ऐसे बालक को कक्षा के कार्यों का नेतृत्व करने का कार्य दिया जाना चाहिए, जैसे कि उसे कक्षा नायक मीन्स मॉनिटर बना देना चाहिए, जिससे कि वो उन सब कामों में व्यस्त रहेगा और अनुचित कार्यों से भी दूर रहेगा। तो इस वाले में हमारा लेकिन मॉनिटर वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे और उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। तो मेन है कि उससे काम कराना है तो होगा कि उसे श्यामपट्ट आदि साफ कराने का काम देंगे। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाना चाहिए? तो अगर प्राथमिक स्तर की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और दृढ़ता होना, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी बालक की जो समस्याओं का समाधान है वो कर सके। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका आशय है कि प्रत्येक शिक्षार्थी मतलब कोई भी दो शिक्षार्थी हैं तो वो अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में कभी भी एक समान नहीं होते। हर कोई एक दूसरे से अलग होता है, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, वैयक्तिक भिन्नता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक मीन संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित होती है? तो फर्स्ट वाली जो होती है वो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, क्योंकि 4 अवस्थाएं पढ़ी थी हमने। तो उसमें क्या होता है कि अनुकरण मीन्स नकल करके सीखना, स्मृति कोई चीज़ को याद कर लेना, और मानसिक निरूपण मीन्स मेंटली मैपिंग। तो इन सब चीज़ों का होता है संवेदी प्रेरक या इंद्रिय गामक अवस्था में। सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। तो यह कथन दिया था D.W. एलन ने, और इन्हें ही सूक्ष्म शिक्षण का जनक भी कहा जाता है। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने के लिए जो सबसे अच्छी विधि है वो है खेल या गतिविधि प्रविधि। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि क्या है? डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ होगा नियमित विद्यालयों, मतलब जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं उनमें उन्हें शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराया जाए। विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? तो उनके बाद निदान के बाद हमेशा डायग्नोस करने के बाद क्या होता है? उपचारात्मक कार्य। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रस्तावना प्रश्न कैसे होने चाहिए? प्रस्तावना प्रश्न हमेशा सरल से कठिन की ओर होने चाहिए। पाठ की प्रस्तावना जो है वो पूर्व ज्ञान का बोध कराती है। उत्तर निकलवाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि जो प्रश्न है वो छात्रों के स्तर का मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अध्यापक को दक्ष होना चाहिए अनेक कौशलों में। शिक्षण कौशल है, शिक्षण कौशल प्रस्तावना प्रश्न भी होता है, श्यामपट्ट का प्रयोग भी और व्यवस्था भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों ही। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का भी, विश्वास का भी, सम्मान का भी।
तो यहाँ भी आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये हमने कई बार पढ़ लिया है। खेल शिक्षण विधि या फिर किंडरगार्टन विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? फ्रॉवेल। किलपैट्रिक किसके हैं? प्रोजेक्ट विधि के। और सुकरात किसके हैं? प्रश्नोत्तर विधि के। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक अभी हमने पढ़ा था, प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजना विधि, ये दोनों के ही प्रतिपादक, मतलब इसका नाम हिंदी में प्रयोजना बोल सकते हैं और इंग्लिश में प्रोजेक्ट। तो इसके प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। और सुकरात किसके हैं? प्रश्नोत्तर विधि के। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए, उनके अनुभवों को प्राथमिकता देनी चाहिए, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन गृह कार्य प्रदान करना चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने के लिए सबसे अच्छी विधि है खेल गतिविधि प्रविधि। शिक्षण प्रक्रिया के 3 पक्ष होते हैं, शिक्षार्थी, पाठ्यवस्तु और शिक्षक, जिसमें जो कि सेंटर केंद्र में होता है वो होगा शिक्षार्थी। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। कक्षा 1 और 2 के स्तर के जो बच्चे हैं वो हमेशा मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मीन्स जो चीज़ें उन्हें दिखाई देती हैं उनसे जल्दी सीखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का दूसरा रूप ही क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का दूसरा रूप ही सार्वभौमिकरण है। शिक्षा के किसका अर्थ शिक्षा को जनसाधारण तक के लिए सुलभ कराना है? तो यहाँ होगा सार्वजनिकरण। शिक्षा के सार्वजनिकरण का अर्थ है कि शिक्षा को जनसाधारण के लिए सुलभ कराना। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में क्या सत्य नहीं है? प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा होती है, ये ठीक है। कक्षा 1 से 5 तक निम्न प्राथमिक तथा कक्षा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक कहलाती है, ये भी ठीक है। शिक्षा के सार्वत्रीकरण का मतलब है कि देश के सभी बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा उपलब्ध कराना, ये भी ठीक है। लेकिन जो शिक्षा का सार्वत्रीकरण है वो केवल उच्च शिक्षा के लिए है, ये गलत है, ये है सभी के लिए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए गोखले विधेयक किस सन में लाया गया था? तो गोखले विधेयक लाया गया था सन 1911 में। किस राज्य के महाराज ने और किस वर्ष सर्वप्रथम शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया था? तो बड़ौदा राज्य के महाराज ने 1906 में शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया था। इसमें पूछा सबसे पहले किसने किया था, तो ये याद रखना है। किस उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है? तो ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चे। प्राथमिक स्कूल में किस वर्ग से किस वर्ग तक की पढ़ाई होती है? तो प्राथमिक में जो आएगा हमारा वो क्या आएगा? 1st to 5th। अगर निम्न प्राथमिक कहा जाता तो 1st to 5th हो जाता, और अगर उच्च प्राथमिक कहा जाता तो हमारा आ जाता 6th to 8th। आंगनबाड़ी और बालवाड़ी केंद्रों में निम्नलिखित में से किस वर्ग के बालकों को शिक्षा दी जाती है? तो आंगनबाड़ी में जो है वो शिक्षा जो दी जाती है वो दी जाती है पूर्व प्राथमिक बच्चों को, मीन्स जो जैसे नर्सरी होती है तो वो आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्हें शिक्षा दी जाती है। कितने किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रावधान है? तो इसमें 1 किलोमीटर, प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रावधान है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे का नामांकन किस कक्षा में किया जाता है? तो जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें डायरेक्ट कौन सी स्टार्ट होती है? पहली कक्षा। उससे पहले जो प्री वाला होता है कोर्स वो आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाता है, उसमें कोई नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी इस टाइप की क्लासेस नहीं होती हैं। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है निम्न प्राथमिक। यहाँ ऑप्शन निम्न प्राथमिक और प्राथमिक दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन अब अगर निम्न प्राथमिक दिया हुआ है तो हमें निम्न प्राथमिक चूज करना होगा। लोअर प्राइमरी अगर नहीं होता तो हम प्राइमरी चूज करते। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना की प्राप्त करने का अवसर मिल सके। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें जो व्यवस्था है वो बच्चे के अनुरूप बदलनी चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। सफल समावेशन को निम्नलिखित किसकी आवश्यकता होती है सिवाय? तो उसमें संवेदनशील भी होता है, अभिभावकों की भागीदारी होनी इम्पोर्टेंट होती है, और क्षमता संवर्धन भी, लेकिन जो पृथक्करण है वो समावेशन में नहीं आएगा।
समावेशी कक्षा जो होती है वो हमेशा कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है, मीन्स डाइवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पर सभी तरीके के, सभी धर्म, जाति, संस्कृति, सभी तरीके के बच्चे होते हैं। पहली बार द्विवर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण की अनुशंसा किस आयोग ने की थी? तो यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा आयोग था जिसने पहली बार जो 2 वर्ष की प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण है, मीन्स जैसे कि बीटीसी, बीएड, इनके लिए जो शुरू किया था, वो सबसे पहले शुरू किया गया था मुदालियर आयोग के द्वारा। निम्न में से क्या सत्य है? जो राधाकृष्णन आयोग था वो तो आया था 1948 से 49 के बीच में। मुदालियर आयोग जो सेकेंडरी प्राइमरी के लिए था 1952 में। कोठारी आयोग 64 से 66 में। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कौशल विकास पर बल दिया, कौशल विकास पर इनमें से किसने बल दिया है? तो कौशल विकास पर बल दिया था हंटर कमीशन ने। नेक्स्ट है कि हंटर कमीशन की विशेषता क्या थी? तो इसमें है कि हंटर कमीशन की विशेषता थी विद्यालय परिचर्या को विविध रूप देने तथा व्यावसायिक शिक्षा आरंभ करने का प्रथम प्रयास था। अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम किसके कहने पर बनाया गया? अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम है वो बनाया गया था लॉर्ड मैकाले के कहने पर। लॉर्ड मैकाले के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इनके टाइम पे गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। औपनिवेशिक काल में शिक्षा के मद में बजटीय अनुदान जो है वो कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1813 ईस्वी में। भारत में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम मीन्स DPEP जो कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया? ये कार्यक्रम शुरू किया गया था 1993 से 94 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रारंभ किया गया था 1988 ईस्वी में। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो हंटर आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट थी वो दी थी 1882 से 83 में। वुड्स डिस्पैच ने किस वर्ष की अनुशंसाएं दी थी? तो वुड डिस्पैच जो आया था वो आया था 1854 ईस्वी में। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के पहलू कितने हैं? तो उसके पूरे 4 पहलू हैं। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा जो आकलन होता है वो आकलन को केवल सीमित कर सकता है। कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? इसमें शैक्षिक उद्देश्य भी होगा, मूल्यांकन भी, अधिगम अनुभव भी, लेकिन जो शिक्षण अनुभव है, टीचिंग एक्सपीरियंस, ये मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।